पेपर में नहीं आया था और था पिछले साल तो ठीक है। अच्छा, कुछ आइडिया एनपीओ क्या होता है बच्चे? हाँ वो फुल फॉर्म है बेटे। एनजीओ वगैरह तो उनका क्या प्रॉफिटेबल इंटेंशन होता है या सोशल वेलफेयर? सोशल। तो आप जानते हैं किसी एनजीओ? गुड, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है बेटे और करेक्ट आंसर दिया आपने एकदम। तो अब अगर एक चीज समझेंगे, क्या एक एनपीओ भी कुछ ना, अब बच्चों को लग रहा होगा कहाँ से एडू जंक्शन फीस तो चार्ज करते हैं, पर क्या एक एनपीओ भी कुछ ना कुछ फीस चार्ज करता है? यस सर। यस, क्योंकि भाई नॉर्मल खर्चे तो चलने चाहिए ना। तो एनपीओ का आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल ही फ्री होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं बोलूँ कोई इंसान ओल्ड एज होम चला रहा है, कि जो सीनियर सिटीजन है, भाई अगर वो परेशान है तो इधर आके रह सकते हैं, तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन रहेंगे तो पॉजिटिव भी रहता है, उनका आपस का सर्कल है। तो आपको क्या लग रहा है, उनको फ्री में रहने को मिलता है? नहीं, उनको बोला जाएगा आपको 2000 महीना तो लगेगा। समझ रहे हो? और बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आपने आरडब्ल्यू सुना है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन? क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा है जो कॉलोनी में रहता है और पर मंथ पेमेंट करते हैं, कुछ होता है ना। एग्जैक्टली, मेंटेनेंस किस चीज का? सर पार्क बन जाएंगे, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा, समझ रहे हो, यही सब तो होता है। तो उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि प्रॉफिट कमाना है आरडब्ल्यू। इंटेंशन क्या होती है कि कुछ ना कुछ पैसा आए और ओवरऑल एक गार्डन हो, वॉक कर सके, और कोई सिक्योरिटी हो, कैमरा लगाओ, पार्किंग इशू खत्म हो, ये सारी चीजें। मुद्दे की बात पर आऊं, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि कोई भी इंसान, हालांकि बोलूंगा मैं इस चीज को बिजनेस ही, तो बिजनेस करने की दो इंटेंशंस होती है बच्चे। एक होती है कि भाई बिजनेस करने का, प्रॉफिट बनाने का, और दूसरा इंटेंशन होता है बच्चे सोशल वेलफेयर। क्या रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस, ये सब सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे बिजनेसेस चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं? समझ रहे हो? उन्होंने ऑब्वियसली बिजनेस में इतना प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छी बात है, बट सोसाइटी को देने के लिए ऑब्वियसली उनके बहुत सारे ऐसे स्कूल्स चल रहे होंगे। आपने देखा है बहुत बड़ा एक मतलब बड़ा वो है, अ, जो एनिमल्स को वो करने, नाम अंबानी का क्या था नाम, क्या है उसका? हाँ वन तारा। वन तारा देखा आपने? एक बार यूट्यूब पे सर्च करना। उसमें क्या है कि जो भी एलिफेंट्स है, ठीक है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, वो सारे, जैसे लोग एलिफेंट्स को कैसे यूज करते हैं, मान लो कि एलिफेंट राइड हो रही है, सामान लेके जा रहे हैं, कैमल्स है, तो वो सारों को उन्होंने रेस्क्यू करा के एक जगह पे उनको वो कर रहे हैं, और उसमें उनका स्विमिंग पूल है, उनकी मेडिसिन चल रही है, खाने का सामान मिल रहा है, उनका जकूजी है। जकूजी पता है आपको क्या होता है? एक होता है स्विमिंग पूल, एग्जैक्टली, मतलब वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो एलिफेंट्स उसमें आराम से चिल कर रहे हैं। देखा है ना? तो भाई मतलब इतना बड़ा अमाउंट, फिर उनकी मेडिसिन, आप सोच के देखो, एक एक एलिफेंट को अगर दवाई भी देनी है, उनके अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उधर हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कितने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और बाहर के लोग भी इसको कैप्चर करते हो ऑब्वियस, क्योंकि ये वन एंड ओनली पूरे वर्ल्ड में, आप कह सकते हो, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि क्या उसका इंटेंशन क्या होगा? सोशल वेलफेयर ही है, समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है कि जब आप प्रॉफिट मोटिव से करते हो ना बच्चे, तो हमने ये सब सीख लिया भाई। अगर आपकी इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव होती है तो बताओगे कौन सा अकाउंट पहले बनता था? एग्जैक्टली, ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद पीएनएल, और उसके बाद ये सब आता है जी आपको। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वही अकाउंटिंग से, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल, और वहीं से शुरुआत। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, सर इसका मतलब जो सोशल वेलफेयर करते हैं वो क्या बनाते हैं, क्या वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं बेट, समझ रहे हो? और वो क्या क्या चीजें बनाते हैं, मैं नाम कुछ बच्चों को पता है क्या नाम? रिसिप्टेंट पेमेंट, वेरी गुड, रिसिप्टेंट पेमेंट। और क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहाँ पढ़ा बच्चों ने ये? सोशल मीडिया, गुड।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और अगर मैं आपको बोलूंगा ना बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट दो बन रही है बेटे। अरे सर दो थोड़ा ना होती है, ओ बनेगी बेटे दो। एक बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्यों सर जी, अभी समझा दूंगा। आप मुझे बताइए अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? 24-25। तो आइए पहले ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, जो आपको समझ आएगा। तो 24-25 जो खत्म हुआ है, तो ट्रेडिंग कौन से साल का बनता है? 24-25। पीएनएल कौन से साल का? 24-25 एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20। ये तो सीखा था हमने, है ना। अब मेरी आपसे बात है, रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। पर ये किस पीरियड का बनता है? 24-25। कि पूरे साल में रिसीव क्या हुआ और पूरे साल में पेमेंट क्या हुआ, लिखेंगे इसमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट के अंदर दो बैलेंस शीट बनेगी, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का डेट क्या होगा? एक 1 अप्रैल 24 और 31 मार्च। ओके, तो उसको एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? ओके। चलिए अब आप एक चीज समझिएगा। सबसे पहले अब हम समझते हैं भाई ये क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एनजीओ का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आरडब्ल्यू होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, समझते हो? ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं ना बच्चे, हालांकि ये बात मैं आपको बाद नहीं बता सकता था, पर एक बार सुन लो। तो जैसे वो शिवालिक ए ब्लॉक है, कोई बच्चा रहता है मालवीय नगर साइड है किधर? नहीं नहीं, कहाँ रहता है? अच्छा फिलहाल ठीक है। तो शिवालिक ए ब्लॉक है, उसमें भाई ये ना कॉलोनी है जैसे, तो इसमें ना लगभग 300 घर है। ठीक है, क्या करूँ, 300 घर बनाऊं? फिर हाँ आराम से बनाओ। ठीक है, तो मान के चलिए ये 300 है। मेरे घर का एड्रेस है बेटे A295, सिद्धू मूसे वाला। ठीक है, और बदकिस्मती ये है बेटे, दुष्यंत सर भी इसी कॉलोनी में है। सर का एड्रेस है A324। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम लोग कॉलोनी में एक ही में रहते हैं बहुत सालों से, 20 साल से। पता नहीं जाते क्यों नहीं हो। ठीक है, तो मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो खेलते भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे और सारी चीजें साथ में। तो बनता रहा है जी। ठीक है, सो मुद्दे की बात ये है कि ना एक आरडब्ल्यू है। अच्छा कैसे बनती है आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप नहीं बना रहे तो मत बनाइए आरडब्ल्यू। उससे क्या होगा, पार्क की मेंटेनेंस नहीं हो रही तो कौन जिम्मेवारी है? कोई भी नहीं ले। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिक्योरिटी गार्ड गेट पे नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, सरकार थोड़ा ना लाएगी आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड। सरकार ने तो सोसाइटी एलोकेट करके, ठीक है, ऑब्वियसली किसी को ये सोसाइटी एलोकेट होती है, उसने ये प्रॉपर्टियां बेची। ठीक है, तो वो उसके अंदर इतना डिटेल नहीं जा सकता मैं, बट यही मेंबर्स ही वो लोग होते हैं जो आपस में जब रह रहे होते हैं तो ये डिस्कशन नेचुरली स्टार्ट हो जाती है कि भाई सोसाइटी को मेंटेन भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मान लो कोई भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनिशिएटिव लेंगे या नहीं लेंगे? नेचुरल होता है, होते ही है। एंड जनरली वो यूथ होता है, यंग जनरेशन होती है या सीनियर सिटीजन होती है? सीनियर। इतना श्योर कैसे हैं आप? क्योंकि बेटे उन्हीं के पास इतना टाइम। आप समझ रहे हो? इसलिए नहीं, बेसिकली कल को अभी आप जब जॉब में जाओगे तो इतना टाइम नहीं होगा। आप सोचो सोसाइटी का, आप बोलोगे मेरे को ऑफिस जाना, सैटरडे संडे चल करना, मैं अगर यहाँ पे ये थोड़ा ना देखूंगा पार्क में माली आया नहीं आया। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट?
और वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, वो भी काफी एक्टिव रहे होते हैं अपने करियर में, और अब 60 के बाद घर बैठ जाते हैं तो सोचते हैं अब क्या करना। सो दे आर गुड पीपल जिनके पास अच्छा कॉर्पस होता है, लाइफ में पैसा भी होता है, और अब ये सोचते हैं भाई जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं उसी को ही बेटर बनाते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, प्लेइंग एरिया होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, सारी चीजें सोचते हैं। तो मुद्दे की बात ये, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग, मान लो 5 लोग आ जाते हैं कि आइए जी, मतलब कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और मेंटेनेंस शुरू करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, स्टार्टिंग में इन घरों से काम करने से पहले पैसा मांगोगे, विल दे पे यू? मान लो अभी तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बट देर आर 5 पीपल ऑफ द 5 रेजिडेंट्स जो आ रहे हैं कि आपको हर महीना 500 रुपए देने, क्या पे करेंगे? नहीं। आप जनरली लोग बोलेंगे कुछ काम तो होता नहीं है पैसे के बाद, समझ रहे हो? तो बेसिकली इनिशियली कुछ लोगों को खुद से कुछ कॉर्पस डालना पड़ता है, ताकि पहले दिखना तो शुरू हो काम हो रहा है। मान लो लाख लाख रुपए डाल दिया, सर इतनी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं होती, समझ रहे हो? करोड़ों रुपए होते हैं इन लोग के पास, मतलब अपना ठीक है, यस इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने लगाया, बट इस चीज को अब मैं क्या बोल दूंगा, जो लाख लाख रुपए लगा रहे हैं इसको कैपिटल फंड बोलता हूँ। और ऑब्वियस बात है, अगर ये पैसा लगा रहे हैं तो ये कहते हैं प्रेसिडेंट हम में से कोई बनेगा, ट्रस्टी हम में से कोई बनेगा, हम ही डिसीजन लेंगे अब सोसाइटी में क्या होगा, समझ रहे हो? मेंबर कहाँ आ रहे भाई, तुम सामने, समझ रहे हो? तो इन्हीं में से ही आपस में इनका एक सर्कल बन जाता है, ये प्रेसिडेंट है, ये ट्रस्टी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये फाइनेंस देगा। छोटी सी बात है, 5 लाख रुपए फाइनेंस का देना, बट हाँ ऐसे स्टार्ट है। और जब आप कॉलोनी में रह रहे हैं तो आपको गेट पे अब सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, आपको थोड़े बहुत सीसीटीवी कैमरास दिख रहे हैं, नाउ दे अप्रोच द मेंबर्स कि यार सोसाइटी में अच्छा काम हो रहा है, आप सब लोग रह रहे हो, तो कम से कम 1000 रुपया तो आप जमा करिए, ठीक है, चलो 1000 छोड़ो, 500 रुपये जमा करिए। अब आप मुझे बताइए, क्या लोग, अब कुछ लोग आगे आएंगे कि अच्छा काम हो रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज देयर मेनी पॉजिटिव रेजिडेंट्स ऑल्सो जो कहते हैं भाई अच्छा काम हो रहा है तो करना चाहिए ना उसको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग भी इस तरीके से जो भी मंथली होता है वो देते हैं। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ, कुछ लोग होते होंगे हम तो नहीं देंगे, ठीक है, तो जैसे ये 324 के रेजिडेंट्स, तो ये कहते हैं कि हमारी लेन में तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड अभी नहीं लगा, हम तो नहीं देंगे, तो होते हैं बेटे कुछ, अभी कुछ नहीं कर सकते। 295 वाले भी। आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है ना, फिर आइसक्रीम खिलाई जा रही, कहाँ से देंगे? क्या बेटे, तुम बातों का भरोसा मत करो बेटे दुश्मन से, ठीक है। इस तरीके से चलता है, बहुत सारे ऐसे रेजिडेंट्स होते हैं जो नहीं देते, बहुत सारे होते हैं जो देते हैं। ये जो पैसा आता है, अब आपको वर्ड बता रहा हूँ, जितने जितने घर वाले ये पैसे दे रहे हैं, मान लो 200 घर वाले दे रहे हैं हर महीना 500, इसको वर्ड बोला जाता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ये इनकम है एनजीओ की, ये जो एनजीओ है ना आरडब्ल्यूए, इसकी इनकम है, इसी इनकम से स्टाफ की सैलरी और वो सब निकलेगी सब हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज ये डालना चाह रहा था कि ये कॉलोनी के अंदर ये होता है, जो इनिशियल स्टार्टिंग के लोग होते हैं वो कैपिटल डालते हैं और हर किसी को कन्विंस करते हैं कि आप हर महीना पैसा दे, और वो क्या होती है, सब्सक्रिप्शन, मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा कोई डोनेशन दे दे, कुछ दे दे तो वो अलग चीज है, लेकिन हर महीना 500 500 सबके घर से आएगा, तभी तो गार्ड के पैसे निकलेंगे। हाँ जी, रेवेन्यू कह सकता है, इनकम है ये, एनजीओ की इकलौती इनकम है, समझ रहे? मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो सर इसका क्या करना था आपको, इसका कुछ नहीं करना था, मैं इसको यूज करूंगा एक राइट जगह पे। आइए हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट, और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इट इज जस्ट लाइक एग्जैक्टली कैश अकाउंट या कैश बुक, पैसे का आना और पैसे का जाना इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स
इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ओ माय गॉड सर, ये क्या होता है सर इनफ्लो आउटफ्लो? जैसे एग्जांपल ले ले, आप में से जैसे डेली जब बच्चे घर से निकलते हो तो मम्मी पापा पैसे देते हैं, पॉकेट मनी सिस्टम है। हम लोग तो वैसे तो पॉकेट मनी भी मम्मी पापा ही देते हैं, है ना? पर क्या सिस्टम होता है आजकल, आपको पॉकेट मनी मिलती है या एवरीडे डेली बेसिस, है ना? डेली की दिहाड़ी फिक्स हो रही है तुम्हारी, इतने देंगे मेरे जा। तो मान लो कुंदन जी कितना आपका डेली का मम्मी पैसे देती है पापा? 50 रुपये। गुड, वेरी गुड। तो और किधर से आता है तू? किधर से आता है? हाँ मतलब ईस्ट ऑफ कैलाश से। हाँ, और कैसे कम्यूट करते हो? बस, अच्छा गुड। तो आज क्या डेट है? बस बेटे एग्जाम्पल बनेगा आपके ऊपर आज क्या डेट है? ओ माय गॉड, 2 जून 2025। कुंदन जी को कितने रुपए का कैश मिला? 50 रुपए। गुड, 50 रुपए पॉकेट में। कुंदन जी फिर आप बस से आए, बस का नंबर बताओ बेटे। 433। टिकट ली थी या स्टाफ चलाया था? स्टाफ। फिर 50 रुपए का लेता है मम्मी से। स्टाफ होता है भाई, तुम लोग सब रिच बच्चे हो। स्टाफ होता है कि मतलब हम लोग ने तो बहुत स्ट्रगल करी, ठीक है। हाँ, जैसे अच्छी चीज नहीं होती स्टाफ चलाना। इट्स लाइक कि उनको लगता है कि ये बच्चे टिकट नहीं लेंगे, अगर तो कुछ बोलेंगे तो ऐसी मतलब ना। कॉलेज का स्टाफ होता था, स्कूल का होता था कि बच्चों से नहीं लेते। हाँ, लेता है टिकट, ठीक है। स्टाफ इन द सेंस ऐसा नहीं होता कि अब अगर तू ऐसे कभी चढ़ जाए ना बोले स्टाफ है, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे 4-5 चढ़ गए ना कॉलेज के बच्चे और वो, तो वो एकदम ऐसी स्टाफ है, हम तो नहीं ले रहे टिकट, है? तो अब ऐसा मत सोचिए मैंने स्टाफ चलाया था, है? क्या है? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और वो बस वाले फिर रोकते भी नहीं है, उनको पता है कि सारे स्टाफ वाले हैं, फिर पीछे भागते रहो। ऐसे ही होता था ना, ठीक है। तो बेसिकली कुंदन जी के पास 50 रुपए थे और टिकट कितने की आई भाई? 10 रुपए। वैसे लड़कियों की टिकट तो फ्री है ना? अभी भी है। वो बीजेपी बोलती तो बहुत थी कि ये गलत है, खुद तो कर ही नहीं थे, है ना? तो अभी कुंदन जी की पॉकेट में कितने रुपए? 40। लेकिन आप समझिएगा, तो जब अभी इधर आए थे ना बेटा, रूम में घुसे थे, तो कुंदन जी की आदत है हमेशा पैर छूते हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो कुंदन जी आया था, तो मेरे ना, मैं भी जब इधर आया था तो मान के चलिए कि मेरा 500 का नोट गिर गया, ठीक है। कुंदन जी आए इधर, मैं कह रहा गॉड ब्लेस यू, पर मुझे पता ही लगा बेटे, नोट उठा के चला गया। तो कुंदन जी अगर ऐसा हो, अगर मेरे 500 रुपए गिरे, तो क्या आप वो वापस करेंगे? या आप बोलेंगे आपको 10 दिन के 50-50 पहले ही मिल गए, एक ही बारी में मिल गए? भाई, आगे से तू पैर छूगा ना, पहले मैं इधर देखूंगा नोट तो नहीं गिरे ना, ठीक है। सो बेसिकली कुंदन जी ने क्या करा, इसलिए भीड़ रहती है बस में और फीमेल, हाँ फ्री का होता है ना, ऐसे होता है भाई, ठीक है। तो कुंदन जी को क्या मैं कह सकता हूँ कितने रुपए मिल गए बेटे? और क्या कुंदन जी ने वापस करे? नहीं। और हर 5 मिनट बाद कुंदन जी बोले गुड मॉर्निंग सर, हमको पता नहीं क्या हो गया, आज ज्यादा खुश है, ठीक है। तो कुंदन जी के पास 500 आ गए। अब कुंदन जी क्या करोगे इस 500 रुपए का? ट्रीट दोगे साथियों को, फ्रेंड्स को, या दान कर देगा? तो मुझे वापस ही कर देता, मेरे पैसे लेके दान पुण्य खुद करेगा वहां पे। कह रहे नीचे की फीस चुका दूंगा इन्हीं की वजह से, ठीक है। तो कुंदन जी की मान लेते हैं लॉटरी लगी 500 रुपए की, अब क्या करेगा? बर्गर या मोमोज खाओगे या कुछ नहीं करेगा? हम्म, डारा। भाई 500 करोड़ की मिल गए।
ठीक है, सो बेसिकली 500 रुपए आ गए। अब कुंदन के पास कितने पैसे हो गए? 540। वेरी गुड। और कुंदन जी ने बोला यार थोड़ा तो खर्चा कर ही लेता हूँ, तो भाई ने मोमोज खा लिए। और कितने रुपए के? एक प्लेट 40 रुपए है ना। थोड़ा सा कम रख लेता हूँ, कुछ पैसा बचाना है इसका मैंने। 20 रुपए के मोमोज खाए। अच्छा, ये उधारी पे खाए या कैश पे? अगर ये उधारी पे खाए होते तो मैं ऐसे माइनस नहीं करता बेटे, क्योंकि मैं इसकी कैश की स्टेटमेंट बना रहा हूँ। समझ रहे हो? तो जब मोमोज खाए, क्लास क्लास खत्म हुई, अपना नीचे गया और कह रहा है अभी भी जेब में कितने रुपए पड़े। और जब ये 20 रुपए दे रहा था ना, तो इसकी पॉकेट से 500 का नोट गिर गया वो। और वो मैंने देख लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे कुंदन जी को पैसे वापस करने चाहिए? हाँ बताओ यार, तुम ये तो मेरे ही नोट मेरे पास नहीं आने दे रहे तुम, है ना। तो बेसिकली कुंदन जी ने तो इतना अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो आप 500 की बात करो। एक बार 10 रुपए का सिक्का या नोट एक बार दुष्यंत सर के आगे गिरा के देखो, तुम बेटे टाइप मार देंगे। हाँ, एक बार तो सर ने लड़ाई कर ली थी 10 रुपए के पीछे, याद भी याद है। जो छोटे थे ना, हाँ, कुछ ना कैलकुलेशन हो रही थी कि इतने इसके इतने दिन है, तो 10 रुपए सेटल नहीं हो रहे थे। तो एकदम ऐसे कर दिया उन्होंने, कह रहे मैं तुम सबको मार दूं। और हम डर गए थे, छोटे थे उस टाइम, हालांकि उनसे कुछ होता होता नहीं। ठीक है, एकदम ऐसा हो गया था, अग्रेशन आ गया था सर को। ठीक है। एनीवेज, तो मोमोज का है और कुंदन जी का 500 का नोट गिर गया। और मैंने देख लिया। ठीक है। और मैंने वो नोट उठा लिया। और मैंने भी कुंदन जी को बोल दिया वेरी गुड मॉर्निंग कुंदन जी। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए भाई के खो गए? ओ माय गॉड, लॉस्ट 500। और भाई साहब जब दिन खत्म हुआ 2/6/25, जब घर गया कितने रुपए रह गए? तो बेटे यही तो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट। और क्या होता है? ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस। ये आपका क्या हो गया? आउटफ्लो। ये आपका क्या हो गया? इनफ्लो। फिर ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, और एक क्लोजिंग बैलेंस। और अगर इसने रास्ते में 100 रुपए की उधारी ले ली होती, मान लो इसने लोन ले लिया रास्ते में 100 रुपए का दोस्त से, तो क्या स्टेटमेंट में आता है? नहीं आता। 100% आता। लोन के अंदर पैसे का बैलेंस बढ़ जाता है जी। समझ रहे हो? अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक बार लिख देता हूं क्योंकि यही मेन चीज है, ये भी कवर होनी चाहिए। इफ ही हैज टेकन लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड 100 रुपीज, क्या ये 100 रुपए लोन लिया तो पैसा आया? क्या ये रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल होगा जी। मेरे को कोई मतलब नहीं है इसकी इनकम एक्सपेंस है, मैं प्रॉफिट थोड़ा निकाल रहा हूं उसका। मैं तो ये निकाल रहा हूं भाई के पास कैश कितना है, और कैश का बैलेंस अब कितना आ जाएगा। अगर इसने मोमोज की जगह और क्या खाते हो बच्चों तुम लोग? क्या चाहोगे जी? कह रहे हाँ चाइनीज वाले पे होंगे ना मोमोज पे, तो वहां तो नूडल्स ही मिलेंगी, है ना। तो मान लीजिए नूडल्स ली, और वो उधारी पे लिए बच्चे 50 रुपए की प्लेट। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस विल बी कैप्चर्ड इन द स्टेटमेंट। आंसर इज नॉट एट ऑल, बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। और ले दे के बात तो इतनी सी आई, सर आप तब से कैश बुक ही तो समझा रहे हो। कैश में डेबिट साइड पे सारा पैसा आता था, सारा क्रेडिट पे चला जाता था। और वो चाहे पैसा हो चाहे लोन हो, सारी चीजें तो आती थी। तो रिसीट्स एंड पेमेंट सिखाने को थोड़ा ना कुछ मेरे पास है आपके पास। ये तो बस हमने हैंडल करना है बस। मुझे बताइए, क्लियर है जी? तो आप एक दो लाइनें लिख लीजिए, ये लिखोगे क्या? है ना। तो आपने कितना लिखा वैसे अभी? ये 2 लाइन है। चलिए एक दो लाइन और देखते हैं। हमने लिखा है जस्ट लाइक कैश बुक इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, फुल स्टॉप। रिसीट्स एंड पेमेंट records inflow on the debit side. Receipts and payment account records inflow on the debit side and outflow on the credit side.
receipts and payment account records inflow on the debit side and outflow on the credit side. रियल अकाउंट हो, कैश अकाउंट है, कुछ नहीं है, फॉर्मेट बनवा दिया। हाँ नहीं, ठीक है। और क्या ये इनफ्लो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का भी हो सकता है? दोनों। एग्जैक्टली, तो आप छोटा सा ही लिख लीजिए ना, इस पे लाइन क्या लिखेंगे अभी, जहां पे आपने इनफ्लो लिखा, क्या मैं लिख सकता हूं रेवेन्यू और कैपिटल, इसको ऊपर आप चाहे लिख देना, आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, चाहे रेवेन्यू इनफ्लो, रेवेन्यू इन नेचर हो या कैपिटल इन नेचर हो। सिमिलरली आउटफ्लो क्या होगा, चाहे रेवेन्यू इन नेचर चाहे कैपिटल इन नेचर। कैपिटल नेचर का समझते हो मतलब, फिक्स्ड एसेट खरीदा तो क्या हो गया, आउटफ्लो कैपिटल नेचर। लोन ले लिया तो वो इनफ्लो हो गया तेरा कैपिटल नेचर। इतनी लंबी कोई बात नहीं है, बस रेवेन्यू और कैपिटल कोई भी नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर का तेरा आउटफ्लो हो सकता है जो तेरे खर्चे हैं नॉर्मल। रुक जाओ मैं इसकी लाइन लिखवा दूं, ठीक है। आइए लास्ट लाइन लिखते हैं, कैश इनफ्लोस whether revenue or capital in nature are to be cash inflows whether revenue or capital in nature are to be recorded in receipts and payment. Full stop. Are to be recorded in receipts and payment. Full stop. Similarly, हाँ वो तो अभी फॉर्मेट में भी आ ही जाएगा। Similarly, cash outflows, whether revenue, cash outflows, whether revenue or capital in nature are to be recorded on credit side of receipts and payment. On credit side of receipts and payment. Okay. अरे सर तो इसमें क्या करना है, आओ बेटे फटाफट रिसीट्स एंड पेमेंट बनाएंगे बेटे। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ज्यादा लंबी कोई बात नहीं है, आइए अब एक बार ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन से साल का बन रहा था ये, 24-25, 24-25 का। और डेबिट साइड कौन सी हो जाती है जी, रिसिप्ट साइड अमाउंट, और पेमेंट साइड और अमाउंट। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये एकदम कैश बुक जैसा है, तो आप मुझे बताइए मैं इसको स्टार्ट कहां से करूं, ओपनिंग बैलेंस इफ यू हैव, जरूर। तो आप कह सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1/4/25 का जो भी बैलेंस है वो आप लिख दोगे। कैश बुक जैसे ओपनिंग लिखते हैं कैश अकाउंट का वैसे ही। अब आप मुझे बताइए क्या क्या हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अब मैं एनजीओ एनपीओ के हिसाब से बोलूंगा, क्या मैं कह सकता हूं इसको बहुत सारी डोनेशन मिलती होगी। अच्छा अगर डोनेशन मिलती है तो एंट्री क्या होती है, कैश टू डोनेशन। तो कैश को रिसीट्स एंड पेमेंट ही मानो ना, तो क्या एंट्री डल रही है, कैश टू डोनेशन। सेल करोगे तो कैश टू सेल, समझ रहे हो। पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री डाल दो, सैलरी टू कैश, मान लो खर्चा है सैलरी टू कैश, तो बाय सैलरी आप सिर्फ कैश अकाउंट मानिए ना, खत्म होता है कॉन्सेप्ट, कोई है ही नहीं इससे ज्यादा आगे। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा, अगर मैं, आप इसको पेपर में मत लिखना इसे, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक भाई। तो अगर ये कैश बुक है तो कैश का अकाउंट ही हुआ ना, तो आपका सारा क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, कैश टू डोनेशन। अच्छा सबसे मेजर सोर्स ऑफ
हाँ सब्सक्रिप्शन, तो यहां मैं लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन। आइए जरा आपका दिमाग लगवाता हूँ। टोटल घर कितने थे यहाँ पे? 300। हर घर से 10 रुपए लेने हैं, ठीक है जी। पर 200 घर वालों ने ही दिए हैं बस। वैसे 300 घर थे, 10 रुपए लेने थे साल के, तो टोटल कितना आता मेरे पास अगर? 3,000। पर कितने लोगों ने दिया, कितने घर वालों ने? 200, तो टोटल आया कितना? 2,000। अब सवाल ये है, तो रिसीट्स पे उन्हें कितना आएगा? एग्जैक्ट, हाँ कितना? 2,000 आएगा भाई। जो कैश है वही तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3,000 आएगा, क्योंकि इनकम दिखाई जाती। चलो इनकम एक्सपेंडिचर छोड़ो, आप रिसीट से जो रिसीव है वही तो लिखूंगा। बेटे आपकी इनकम कितने की थी? 3,000। इनकम तो समझते हो, जनरल भी समझते हो। पैसा मिले या ना मिले इनकम तो होती है। तो इनकम टोटल कितनी थी? 3,000। मिला कितना? 2,000। तो भाई रिसीट से पेमेंट तो 2,000 ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मालूम है? मैं सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीट। एग्जैक्टली, जो रिसीव हुआ वही तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। 3,000 ड्यू था, 6,000 आ गया। 6,000 आएगा भाई। मेरे को क्या लेना देना आगे के साल का? कुछ कैश बढ़ रहा है, मेरा कैश की स्टेटमेंट है। सिमिलरली ये भी क्या हुआ टेक्निकली? डोनेशन रिसीव्ड है जी। मैं आपको वादा करता हूँ डोनेशन दूंगा, पर मैं दी नहीं अभी तक। आप कहां से रिकॉर्ड कर लोगे उसको रिसीट में? जब पैसा मिलेगा तभी तो होगा। 2 महीने की एक साथ दे दी, उससे क्या फर्क पड़ा? तेरा कैश बढ़ रहा है ना, तेरा ये कैश की स्टेटमेंट है भाई। सर अगर 2 महीने की ज्यादा दे दी, 2 साल की दे दी तेरे को, 200 साल की दे दी, यहाँ आ जाएगा जो भी हो। कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, वो बढ़ जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर और क्या इनकम्स हो सकती है? देखो ऐसी कोई खास इनकम नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी मैं लिख दूं, क्या मैं ऐसी कह सकता हूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आ जाएगा। आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा। आप अगर बहुत समझदार हो तो पूछ लेता हूँ एक बार। फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू थी 100 रुपए, सेल प्राइस है 120, प्रॉफिट कितने का हो गया? यहाँ पे बुक वैल्यू आएगा या सेल प्राइस आएगा? एग्जैक्टली, पैसा देख रहा हूँ भाई मैं, मुझे और कुछ नहीं देखना भाई। ठीक है, सेल प्राइस आएगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड, यह आ जाएगा। क्यों साहब, क्लियर है? सर ऐसे करते करते तो मैं लिस्ट बना सकता हूँ, मुद्दे की बात ये पैसा आ रहा है। अच्छा एक और लिख देते हैं, अगर आपने लोन लिया तो टू लोन। लोन लिया, लिया, आई हैव टेकन अ लोन, एनजीओ हैज टेकन अ लोन, तो बैलेंस तो बैंक का बढ़ ही जाएगा। क्यों एंट्री क्या डालते हो अगर लोन लेते हो? कैश टू लोन होता है, तो मैं तो सिर्फ पोस्टिंग ही कर रहा हूँ भैया। क्यों साहब, क्लियर है बच्चे? आइए आगे देखते हैं। आइए, सर पेमेंट की भी बात कर लो। हाँ बेटे, पेमेंट की बात करते। जैसे कि अगर एनजीओ ने स्टाफ को सैलरी दी, सो लेट मी आस्क यू, सैलरी ड्यू इज 2 लाख, सैलरी पेड इज 5 lakhs। एग्जैक्टली, 5 lakhs आएगा। तो सैलरी पेड, रेंट पेड, एक कुछ होता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम आइडिया बच्चों को? क्या होता है? अच्छा, बड़ा कैश अगर आया, गेस्ट, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्ट, बिल्कुल। जैसे कि कोई लेक्चर दे रहा है या कोई सेमिनार हो रहा है, कोई इंसान आ रहा है कि एनजीओ के अंदर में, बोलेंगे वो इधर के एमएलए आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उनको हम कुछ पेमेंट करें। गेस्ट लेक्चर आ रहा है, कुछ भी हो गया, ठीक है, बड़ा इंसान कोई भी आ रहा है तो पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनरेरियम। ठीक है, मुद्दे की बात यह है ऑनरेरियम ड्यू है 50,000 का, पेमेंट करिए 20,000 की, कितना आ जाएगा? मुद्दे की बात यह है, हमें कोई अंदर नेचर का जानना भी नहीं। सर और क्या खर्चे हो सकते हैं? परचेज भी आ जाएगा भाई। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं, तेरा सिर्फ कैश का पेमेंट होगा। ठीक है, आएगा वो, बट दिस इज नॉट द प्लेस। इंटरेस्ट पे तो टेक्निकली आप देख सकते हैं
हमने डेबिट साइड पे इनफ्लो रिकॉर्ड कर लिया बच्चे, क्रेडिट साइड पे आउटफ्लो रिकॉर्ड कर दिया, और जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना जी, जो भी अमाउंट आ जाएगा। मुद्दे की बात आपको ये लिखनी है, कौन से दिन है, 31 मार्च 25, और ओपनिंग में करेक्ट कर देता हूं, दैट्स 1/4/24। ओके, कहिए साहब, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आपके सामने आ रहा है एक सवाल। बहुत ही बच्चों वाला, रिसीट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट देखो एक बार फटाफट। सॉरी, नॉट फॉर्मेट, छोड़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करेंगे। एक बार मैं हेल्प करूंगा, बच्चों वाला सवाल है, ये उम्मीद मत लगाइएगा पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है? जस्ट कर रहे हैं शुरुआत है तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। मेरा आपसे सवाल है, हमको रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है, मतलब बेसिकली रिसिप्ट दे रखी है और पेमेंट दे रखी है, किसकी? स्वराज क्लब। कौन से साल की? 21-22 एग्जैक्ट, ठीक है, फॉर द ईयर है तो। एंट्रेंस फीस 300 रुपए। ये क्या हो रहा होगा, रिसिप्ट हो रहा होगा, पेमेंट हो रहा होगा? रिसिप्ट। एनजीओ एंट्रेंस फीस और ये सब लेता है ना, एंट्रेंस फीस 300, मेंबरशिप फीस, ये भी रिसिप्ट, डोनेशन, ऐसे करते करते आपको चीजें दे रखी। अब आप पढ़ेंगे उसको आगे, आखिरी में क्या लिखा हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने बनाना तो रिसीट्स एंड पेमेंट है। छोटी सी हेल्प और कर देता हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल कितना है? 200। और 31 मार्च को 350। ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 350 है। फिर ये नीचे क्यों दे रखा है भाई, बैंक का बैलेंस भी दे रखा है, क्या दिक्कत है उसमें? दोनों पकड़ लूंगा मैं, ओपनिंग में रिसीट्स है, कैश का थोड़ा ना, बैंक का भी इन्फ्लो है। तो आपको अगर मैं आंसर दिखाऊंगा तो ओपनिंग में बैंक का भी बैलेंस आ जाएगा, कैश इन हैंड भी आ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का भी लिख दो, बैंक का भी लिख दो, टोटल लिख दो ब्रॉट डाउन। कहिए, हो जाएगा बच्चे? स्टार्ट कर दीजिए। सर डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन का है। क्या दोस्त? डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन सर। क्लब पे गई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, रेसिप्ट ही है बस तो। फ्रॉम होगा ना वो तो फॉर है। नहीं नहीं, वो आगे पर्पस लेगा है कि वो क्लब पेविलियन के लिए मिली, फॉर। ये डोनेशन टू नहीं है, यू आर नॉट गिवन इट, यू आर रिसीव्ड।
क्या कह रहे दोस्त? ये क्लोजिंग है ना, देख बैलेंस लिखा है ना, 31 मार्च लिखा हुआ। वो कह रहे कि कैश का बैलेंस 31 मार्च को 350 है, तो तू उधर लिखेगा ना बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग। हाँ 350 और ऐड कर बाय साइड। सर ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा ये तो एक्सपेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, चाहे कैपिटल नेचर का, ऊपर तो पेमेंट तो दिखाएगा पड़ता हो गया। आई थिंक मैच ही हो गया होगा सर, है ना, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। बन गया। इसको मैं एंटर करवा रहा हूँ नाम से कुछ। और एक काम आप बच्चों ने अपना नंबर तो मैम को दे दिया था ना, मिंकी मैम को। आपका तो है ही ग्रुप में, पेरेंट्स का है नहीं है? थोड़ी यार, मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेशन होना चाहिए ना, पेरेंट्स भी हायर लो या कुछ थोड़ी सी है। तो ये सब दोनों का लिखो। जैसे कोई बच्चा पापा से डरता है, कोई मम्मी से डरता है, तो वो एनालाइज करके राइट टाइम पे राइट एग्जीक्यूशन करेंगे। चलिए आइए जी, हो गया बच्चों? ओके। अरे सर अब क्या है बेटे, कुछ नहीं है, आओ अगला बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट शुरू हो पाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक ही लाइन में बात को खत्म करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इट इज जस्ट लाइक। कैश इन बैलेंस में आएगा। हाँ हाँ, ये आंसर दिखाऊंगे अरे, ये रहा देखिए, क्लोजिंग बैलेंस है ना लोग, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश का भी होता है, दोनों का लिखना है। और क्या। ये हो गया ना बच्चों का? ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या लिखूं बच्चे? इट इज जस्ट लाइक, अरे पीएनएल खत्म, सारे के सारे खर्चे, सारी के सारी इनकम ऑन ड्यू बेसिस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आइए लिख लेते हैं इसको, इट इज जस्ट लाइक पीएनएल, all the expenses and all the incomes are recorded in income and expenditure on due basis। oh my god, बेटे ड्यू बेसिस पे हो रहा है, ये कोई नई बात है या ऐसे ही होता था? ऐसे ही तो होता था, ड्यू पे ही तो चलता है। और अब बच्चों वाली बातें क्या लिखवाऊं? ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, all expenses are recorded on डेबिट साइड, और इनकम का रिकॉर्ड होंगी रे, इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट्स। ओके,
इनकम एक्सपेंडिचर अब इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बेसिस पर ऑन ड्यू बेसिस। सभी बच्चे नंबर ठीक डालना बेटे, दोबारा चेक कर लेना कहीं ये आप फिर बाद में बोलो सर मैं गलती से एक डिजिट गलत कर दिया या वो कर दिया, तो भी डबल चेक कर लेना पड़ेगा। नहीं, ये जनरली होता है कि मान लो कभी कोई भी बात है तो घर पे फोन करना पड़ेगा, अदर देन टेस्ट के मार्क्स। हाँ दिखा देता है, पर वो आपने जो मार्क्स दिखाए एकदम शीट में नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मार्क्स भी दिखा रहे हैं तो भी दिखा रहे हैं, पर बहुत बच्चे हैं ना जो नहीं दिखा रहे होंगे मार्क्स। टेस्ट के मार्क्स के अलावा क्या होता है, प्लीज टेस्ट के मार्क्स का ही होगा बस। वो एक ग्रुप पेरेंट्स का बना लेंगे ना, हैं आप किससे डरते हो? मम्मी को ऐड कर लेंगे, वो बताएंगे। पापा से डरते हो मम्मी से? मम्मी से, ये पापा से डरते ही जानो से। मम्मी से डरते। वैसे जनरली बहुत रेयरेस्ट केस में कॉल होता है, पर बस जरूरी होता है सब लोग, थोड़ा सा डर बनाना पड़ता है यार, और कुछ नहीं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में कॉल होता है इससे। बस ये ध्यान रखना कि जब भी कॉल होता है, अगर आप मतलब जैसे होता है ना, तो फिर वो पूरा का पूरा आपका डे 1 से लेके आखिरी दिन का ट्रैक पूरा सामने आ, ग्राफ पाई चार्ट बन के पूरा, ये टेस्ट में ये मार्क्स, ये टेस्ट में ये मार्क्स, ये टेस्ट में, हाँ इकट्ठा हो रहा है। अभी आप पेपर दे रहे हो, अभी हम एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं, और उसको यूज करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, पर हाँ अगर वो यूज हुए तो फिर पुराने 3 महीने का आपको पूरा ग्राफ बनकर आता है। समझ रहे हो ना केशव जी? हाँ नहीं नहीं, वो तो अनुराधा मैम बना रहे। सारे एक एक्सेल शीट में टेस्ट के है ना, एक फिल्टर लगाएंगे हम, तेरे नाम का मान ले कुंदन का, तो तेरे हर पेपर के मार्क्स आ गए। हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है ठीक है वो हो जाएगा। लास्ट कौन सा अकाउंट्स का? अकाउंट्स का तुम्हारा कौन सा होता है लास्ट? वो तो अभी हुआ है यार, वो तो ठीक बनाया था, मतलब बैलेंस शीट मैच हो गई थी, हो गई थी मैच, तीनों की, और बाकी बच्चों की मैच हो गई थी। सर तीनों डिस्कस कर लिया था क्लास में, कर रहे थे बातें करके। बताओ देव, मेरे को याद है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कह रहा था कि तू एकदम भाई जैसा दोस्त है, आज तेरी बातें बता रहा है। चलिए एनीवेज, इनकम एंड एक्सपेंसेस लिख लिया आपने ये, और ये फॉर्मेट बनाओ रे फटाफट। डोंट वरी बच्चों, ऐसे नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन बस हमारे पास डेटा होना चाहिए इनकेस कोई भी अगर कोई बात है तो। आइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? सारे के सारे खर्चे। अच्छा, तो मैं अभी ना ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बना रहा, आप सीधा ही बस पर्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे सैलरी आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर सैलरी ड्यू 100 है एंड पेड 70 एग्जैक्टली, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉरी रिसीट एंड पेमेंट कितना जाएगा? 70। समझ रहे हो वो चीज? तो बेसिकली अब मैं जो भी खर्चे लिख रहा हूं वो ड्यू बेसिस पर, सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू, समझ रहे हो? सैलरी ड्यू, देन यू हैव, रादर एक बात बोलूं, ड्यू की जगह ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड क्या होता है? सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। और क्या खर्चे होते हैं बच्चे एनजीओ के? जनरली लिख सकते हो आप, ठीक है, इट्स नॉट कोई नई चीज नहीं आएगी, बस आपको फंडा समझ आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऑनरेरियम, अच्छा डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या?
बिल्कुल होगा, फिक्स्ड एसेट होंगे तो डिप्रिसिएशन लग रहा है। सर बैड डेट्स हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं भाई, किसी को कुछ बेचा हो, उसने नहीं दिया हो पैसे वापस, हो सकता है। संजय भैया, कुछ बच्चों की फरमाइश थी, कुछ क्या फरमाइश है? आइसक्रीम की। संजय भैया आपको आईफोन की कसम अगर आज नहीं था। आईफोन की कसम। आईफोन में आइसक्रीम क्या मतलब है? बस संजय भैया, आपने बच्चों को पार्टी दी थी, आईफोन खरीदा आपने, ये वाले बच्चों को दी थी? नहीं दी थी? चलो, फिर तो 8 जून पर अभी, हाँ एग्जैक्टली, मतलब इस वीक में तो आपको पता है ना दुष्यंत सर का बर्थडे संडे को है। कल ध्यान रखना, इधर उधर की बातों की जगह सर को बोलो कि सर सैटरडे को बुक करो, नहीं तो सर नहीं करने वाले। मैं तुम्हें इंटरनल बता रहा हूँ सर, अगर आप जैसे पुश करोगे तो हो पाएगा, और अगर आपने पुश नहीं करा तो नहीं होगी पार्टी। और मैं चाहता हूँ कि पार्टी हो। हाँ क्या है? प्रोटेस्ट करने बैठे। हाँ, मतलब कुछ भी करना पड़े, ठीक है, मैं साथ हूँ आपके। ये छुट्टी कर रहे हो? 7 तारीख 15 नहीं करोगे? अच्छा, हाँ, 8 तारीख वही 7 तारीख को करना है, 8 तारीख सैटरडे की? ये तो मुझे अभी नहीं पता, ये क्या मेन ईद होती है ऐसा? नहीं, ये नहीं होती है। सर इंदौर 1 महीने वाली बहुत होती है। अच्छा, ये वाली तो बकरी ईद होती है। पर आप बच्चों का पार्टी का मन है या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अब आप अगर जैसे तुम अगर थर्सडे जागोगे ना और सर को बोलोगे, तो सर क्या बेस बनाएंगे कि लास्ट मोमेंट पे होती नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर तुम कल से बोलोगे, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ घुमा नहीं रहा, अगर बच्चे इंसिस्ट करेंगे तो ही होगी, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होती। समझ रहे हो? तो कल ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, सर का 8 जून को है संडे, तो इसलिए वो मतलब पार्टी अगर होगी संडे का तो पॉइंट नहीं है, छुट्टी होगी, तो सैटरडे या फ्राइडे। कौन से दिन? सारे बच्चे नहीं होंगे ना पूरे इंस्टीट्यूट में, जैसे इंटर के भी बच्चे होंगे, समझ रहे हो, और भी CS एग्जीक्यूटिव, तो वो नीचे होती है। नीचे का जो जिस रूम में सर की क्लास होती है ना, वो रूम में, और एक और रूम में, 2 रूम में पूरा सेटअप लगता है खाने का और वो होता है, तो आप सर को बोलना, ठीक है, मिस मत करना, मैं सही में चाहता हूँ पार्टी को, ठीक है? चलो आ जाओ। संजय भैया पार्टी करवानी है, संजय भैया बहुत बढ़िया डांस। हाँ मेरा काम है इंतजाम करने का, खाली हाँ आप बाहर से आप करते रहते हो, बस हाँ, पीछे रहते रहते हो। बस बोलना पार्टी दो पार्टी दो, बाकी सब। किसी का आगे पीछे। हाँ, संजय भैया बस सबके नंबर है। चलिए, इनकम साइड पे क्या आएगा बच्चों? और हाँ एग्जैक्टली, सबसे मेन चीज जो अब हमारी स्टार्ट होने वाली है, सब्सक्रिप्शन। और अच्छा, डोनेशन आएगा क्या? डोनेशन नहीं, यू रिसीव डोनेशन, बट सवाल ये क्या डोनेशन इनकम होती है? अब वो डिपेंड है, कभी कभी डोनेशन होती है स्पेसिफिक, ध्यान से सुनना, और कभी कभी होती है जनरल। क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका बिजली का बिल हर महीना पूरा होता है, मैं आपको 50 डोनेशन दे रहा हूँ, हर महीने आऊंगा या साल में एक ही बार दे दूंगा चाहे, बट आप डे टू डे खर्चे के लिए करिए, तो भाई वो जनरल डोनेशन या डे बार बार मिल रही है तो इनकम भी हो जाती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो तो वो फिर बैलेंस शीट में जाती है, ठीक है? हाँ जी, ये सब ड्यू बेसिस पे। सब ड्यू बेसिस, एग्जैक्टली। बैडेड ड्यू नहीं होता, पर वो समझना, अगर तेरे को पता लगे पैसा डूब गया तो है वो। ये तो कर लिया अपने फाइनल अकाउंट्स में, तेरे डेटर थे, डूब गया पैसा तेरा, तो खर्चा डाल देगा, बैड डेट टू पीएनएल, बैड डेट टू डेटर, पीएनएल बैड। इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद है ऑनरेरियम, डोनेशन, और यहाँ पे ना लिख लेना बच्चे, हमने जनरल लिखा है, ये यूज करूंगा मैं जब हम आगे फंसेंगे क्वेश्चन। सर और क्या आ जाएगा? कहने से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेचा तो उसमें प्रॉफिट, और लॉस किधर आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर ऐसे करते करते खर्चे नहीं रुक सकते सर,
देख लेंगे। आप मुझे बताइए, डेबिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर आ गई तो क्या आता है, क्या चीज होती है? प्रॉफिट होता है, बट उसको प्रॉफिट नहीं लिखा जाता। कोई बच्चा बताएगा क्या वर्ड होता है? एग्जैक्टली, द वर्ड इज सरप्लस। और सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। और अगर गलती से आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई तो उसको डेफिसिट बोला जाता है बच्चे। प्रॉफिट और लॉस मत लिखिएगा, मतलब वही है, बट बैलेंसिंग फिगर या तो सरप्लस होती है या फिर डेफिसिट होती है बच्चे। हाँ जी, सेल ऑफ मतलब फिक्स सेट के ऊपर अगर कोई कैश आ रहा है तो मतलब कोई नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैश भाई। ये ड्यू बेसिस पे चल रहा है, तेरे को पैसा मिले ना मिले, तेरा प्रॉफिट है तो बुक करना उसमें। मैं तेरे को आज ये एसी बेच देता हूँ, तू मुझे पैसे मत दे। 30,000 का खरीदा था, 50 का बेच दिया, मेरा प्रॉफिट 20,000, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला, फिर भी मैं दिखाऊंगा 20,000 का प्रॉफिट। ड्यू बेसिस पर है ना, वरना आप सेल क्यों दिखाते हो? ये जो सब्सक्रिप्शन भी है, ये रिसीव थोड़ा ना है, ड्यू है ये। तभी तो आप उधारी की सेल रिकॉर्ड क्यों करते हैं? पैसे थोड़ा ना मिले होते हैं, फिर भी इनकम दिखाते हैं, डेटर टू सेल्स। 500 वाला नहीं है एडवांस एज इन इनकम एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम नहीं होती वो, ऐसे वो बन जाएगी लाइबिलिटी। रिसीट से मैं दिखाऊंगा, लेकिन इनकम थोड़ा ना वो तेरी। एग्जैक्टली सेम पीएनएल, कुछ एड ऑन नहीं है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, ये सब बातें अब आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तक बेसिक चल रहा था एकदम, और आपके दिमाग में मैं डाल रहा था, अरे अब बात मत करना बेटा, अभी बस सुनिए प्लीज। ले दे के मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है, रिसीट्स एंड पेमेंट होता है कैश बुक, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? पीएनएल। ठीक है, अब अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो आइए जरा हेडिंग डालिए जरा सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बाद में देखेंगे, सेम ही होता है बेटा फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं आपके साथ मेन बात करने जा रहा हूं, दिस इज 30 to 40% ऑफ एनपीओ। ठीक है, अब एक बार आप फोकस से देखिएगा कि ये इनकम कैसे निकलती है और क्या चीज। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, और अब जो मैं बोलूंगा उसको लिख लीजिएगा। अकाउंट बनेगा, पहले कहानी बनेगी, साइड सब अकाउंट भी बनता है, विदाउट अकाउंट भी हो जाता है, काफी इजी। चलिए, सब्सक्रिप्शन। कैन यू टेल मी व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? इट इज एन इनकम ऑफ एनजीओ और एक्सपेंस, व्हाट इज इट? इनकम। पहली लाइन लिखिए, इट इज इनकम ऑफ एनपीओ, इट इज एन इनकम ऑफ एनपीओ। ओके, सेकंड पॉइंट, subscription income. Subscription income is recorded on, आप बताइए, which side of income and expenditure? Credit side, is recorded on credit side of income and expenditure. Next point, subscription received. Subscription received is recorded on, exact, is recorded on debit side, is recorded on debit side of receipts and payment. जो जी सही बोल रहा हूं ना? is recorded on debit side of receipts and payment. कितने पॉइंट लिख लिया आपने? चौथा पॉइंट, मुझे ये बताइए, एक वर्ड होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई है पर मुझे मिली। पहले बताओ, ये मेरा लाइबिलिटी है या ये एसेट है? एसेट है, आपको समझ आनी चाहिए पहले। तो खर्चा थोड़ा ना जो मैं पे कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, ये है कि जो लोगों ने मुझे देना भी दिया नहीं अभी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट होता है, आपको इतना पता होना चाहिए बस पहले। और अगर मैं बोलूं
subscription in advance. You have received advance subscription. Exactly, that's a liability. कुछ लोगों ने आपको एडवांस में दे, वो हर महीने मत आया कर, ये ले 5 साल का पकड़ पैसा. When you receive advance, so that's a liability. सर ये सारी बातों का क्या करना है बेटे? अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 1. सर जी एक एनपीओ है, उसमें 50 मेंबर्स है. बहुत अच्छी बात. 50 मेंबर्स. Each member will contribute 1,000 rupees per month. Oh my God! एक मेंबर महीने का कितना पैसा देगा बेटे? 1,000. साल का कितना हो गया? 12,000. ड्यूरिंग 24-25 10 members failed to pay subscription for 6 months. Shaji, सर 50 मेंबर से पैसे आने थे, सारे आ जाते, कितना बढ़िया होता. लेकिन डिफॉल्टिंग मेंबर्स कितने हो गए हमारे? 10. और ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल के डिफॉल्टिंग है, 6 महीने का डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने. अब हमने क्या करना है? प्रिपेयर ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब पूरा का पूरा नहीं बनेगा. ड्राफ्ट रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. क्या आप एक बार ट्राई कर पाएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको ये बता देता हूं, चलो फॉर्मेट का. क्रेडिट साइड पे यहाँ कुछ अमाउंट आता है ना कि तुम्हारी इनकम कितनी है, देन रिसीट्स एंड पेमेंट में पेमेंट कितनी करी है, और ये होगी बैलेंस शीट. एक बार इसको ट्राई करिए. एक मिनट में आ रहा हूँ, ट्राई.
हाँ जी, आप मुझे बताइएगा एक बार, एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखा? वेरी गुड, कितना? 6 लाख। और भी कोई वैल्यू है क्या? ठीक है, एक बात बताओ, मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा ना मिले, मेरे को इतना पता होना चाहिए मैं ड्यू बेसिस पे क्या इनकम कमाई। और जब मेरे मेंबर ही 50 हैं, और एक मेंबर जब 1,000 रुपए देगा और 12 महीने तक देगा, वो दे या ना दे, 1 रुपया ना दे मेरे को, ये तो डिफाइंड बात है कि इनकम इतनी होगी। इससे ऊपर थोड़ा इनकम कमा लोगे आप। कितना आ रहे बच्चे वो? 6 लाख। मैं तो कहेंगे 6 लाख आ गए। अब आप मुझे बताइए, हैव यू रिसीव्ड 6 lakhs? अगर कोई डिफॉल्टर ही नहीं होता तो मैं कितना रिसीव करता? 6 लाख। लेकिन डिफॉल्टर थे, तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई मैंने सपना कितने का लिया था? 6 लाख का लिया था वैसे तो, लेकिन सर इसमें से जो भी डिफॉल्टर है उसको हटा दूंगा तो रिसीट्स एंड पेमेंट आ जाएगा ना बेटे। अब आप मुझे बताइए कितने डिफॉल्टर थे? मेंबर कितने थे? 10 मेंबर। 1,000 रुपए नहीं दिया था, कितने महीने के लिए? 60,000। 5,40,000। बट आपको ये दिख नहीं रहा, ये भी तो आउटस्टैंडिंग है साथ में। आपको क्या लग रहा है छोड़ थोड़ ना दोगे इसको? एग्जैक्टली, ये एसेट है मेरा। तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप डेबिट साइड पे दिखाओगे 540 रिसीव हुआ, और बैलेंस शीट में क्या करोगे बेटे आप? एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 60,000। लाइबिलिटी पे मत लिख दीजिएगा इस, अभी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, जो कि मैं अगर यहीं पे ही एडिट, सबको समझ आ गया ना आता? अगर मैं आपको बोलूं पूरा क्वेश्चन यही है, और इसके आगे बस एक लाइन जोड़ दूं मैं, 20 members paid the subscription for next year also। यानी कि इसी साल में कुछ मेंबर ने बोला भाई साहब आप बार बार बताया करो। कितने मेंबर ने बोला? 20। और उन्होंने बोला ये लो पकड़ो अगले साल की सब्सक्रिप्शन अभी के अभी हाथ क्या रखो। कौन से साल में रिसीव करी है आपने? 24-25। तो लैंग्वेज समझ आ गई ना आपको? पहले अगर ऐसा है
तो आप मुझे बताइए, चलो ये क्वेश्चन अभी ना इधर ही समझा देता हूं, अगले एग्जाम्पल बना लेंगे। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनकम रिमेन्स द सेम, बट रिसीट्स एंड पेमेंट में हैव यू रिसीव 5,40,000, आपने क्या करा होगा बेटे? तो आप अगर मैं बोलूं सर हमने सपना कितने का लिया था, 6 लाख का, हालांकि डिफॉल्टर थे 60,000 के, लेकिन बेटे कुछ लोगों ने जिन्होंने एडवांस दे दिया वो तो ऐड भी हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताइए अगर ऐड होगा तो कितने मेंबर्स, 1,000 × 12, 2,40,000 अभी मिल गया आपको। तो कितना आ रहा है ये, 6 × 4 5,80,000, ये पैसा है जी आपके पास। क्यों, ये क्लियर है पहले? आपको टोटल कितना आना था, 6 लाख? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, 7,80,000, वैसे क्लियर है। एक बात बताइए, आपको टोटल अगर ना कोई ड्यू हो ना कोई एडवांस दे तो टेबल पे कितने पैसे आने चाहिए थे, 6 लाख। अब पहले मैं डिफॉल्टर देख लेता हूँ भाई, डिफॉल्टर के साथ 60 का, तो इसका यहाँ तो नहीं आए होंगे ना वो, तो 5,40 हो गया। लेकिन कुछ लोग और आ गए, कह रहे आगे का भी ले लो पैसा। कितने लोग आ गए, 20 लोग आ गए, 1,000, ये 2,40 लेके आ गए, तो 2,40 जब यहाँ आ जाएगा तो बढ़ जाएगी ना बेटे वैल्यू उसकी, कैश तो बढ़ जाएगी मेरी। अब आप मुझे बताइए 7,80,000 समझ आया आपको पहले? अगर आपको ये समझ आया है तो कितने लोगों से आपने ये पैसा लेना है, 60,000, लेकिन फ्यू मेंबर्स हैव पेड यू एडवांस, क्या वो लाइबिलिटी नहीं है? तो वो कहाँ आ जाएगी बच्चे, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए था, 2,40,000 का, ये साहब जी क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब एक अच्छा एग्जाम्पल बनाता हूँ, देखते हैं अब आप क्या करेंगे। सब बच्चों वहां तक क्लियर है ना? आइए कुछ ट्राई करते हैं। 1/4 21, 31 मार्च 22, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10 लाख। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 10 लाख ड्यू है, कौन से साल के, 21 22 का। मैं पैसा मिले ना मिले मेरी इनकम कितने की है, 10 लाख। और जब मैं आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं तो वो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हो गया वो, इसका मतलब समझ रहे हो आप, साल के एंड में इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने रुपए जी, 2 लाख रुपए। और जब मैं एडवांस लिख रहा हूं, इसका मतलब साल के एंड में मुझे पता लग रहा है कि कुछ लोगों ने मुझे एडवांस दे रखा है, और मैं और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब कंटिन्यूएशन में ऐसे भी तो है, जब साल शुरू करा तो मुझे पता है इतने लोगों से मैंने और पैसे लेने हैं अभी। घबराइएगा नहीं, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे अभी, एकदम से नहीं निकलेगा। और एडवांस 50,000, आप पहले, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप मुझे बता दो मैंने रिसीव कितना करा। 1,50? नहीं यार, 10 लाख की इनकम है, उसी में ही प्लस माइनस कुछ करोगे, है ना? आराम से इसको पहले लिख भी लीजिए जॉब पे। मुझे भी नहीं पता अभी, मैं भी अभी दिमाग लगाऊंगा, आपका जो आंसर आ रहा है आप मुझे बता दो एक बार। तेरी इनकम पूरे साल की है 10 लाख, इनकम का मतलब समझता है ना, देखो मिले ना मिले इससे ज्यादा तू इनकम कमा ही नहीं रहा। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है, 2 लाख, साल के एंड का एडवांस भी दे रखा है। और जब तेरा साल शुरू हुआ तो देखो पता है कुछ मेंबर से तूने पैसे लेने हैं, आउटस्टैंडिंग जो है 80,000, और कुछ लोगों ने देखो एडवांस दे रखा था। 9,70,000, आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ आपका आंसर लिख रहा हूँ, मैं पूरा समझाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, समझाऊंगा पूरा। 9,50, अब मैं बोलना शुरू करूँ, ठीक है? ट्राई कर लिया ना बच्चों?
10 लाख से देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं दिमाग लगाऊंगा तो ही सॉल्व होगा। यहाँ तक अभी क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए कि इस एनपीओ की इनकम कितनी है? 10 लाख एग्जैक्टली। तो एक टेबल बनाते हैं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई ये इसकी इनकम 21-22 की कितने रुपए है बेटा? 10 लाख। सपोज करो ये कोई झमेला ही ना हो जिंदगी में, इसने ज्यादा दे दिए, इसने कम दे दिए, और मान लो हर बंदे का जो ड्यू है वो मिल जाते हैं, तो मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट भी कितना आता? एग्जैक्टली अगर हर चीज सेटल्ड होती, जिसको जितना बोला जाए वो उतना देता, तो मैं तो कह रहा हूं जी रिसीट्स एंड पेमेंट भी क्या हो जाता? 10 लाख। क्यों, यही तो बात है। पर आइए अब शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ो, क्योंकि एज अ प्रैक्टिस मेरे को भी कंफर्ट है कि मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड से ही शुरू कर। क्या मतलब है इसका? नहीं इसका मतलब ये है कि ये मुझे, मैं सपना तो ले रहा था, ये 10 लाख रुपए क्या है बेटा, मेरा सपना है कि 10 लाख की इनकम है और भगवान करे मिल जाए, समझ रहे हो? लेकिन इसमें से कितने रुपए मुझे नहीं मिले, तो आप मान लीजिए आपको कुछ और गिवन ही नहीं, आप सिर्फ आउटस्टैंडिंग में फोकस करिए ना, तो मैं इस 2 लाख को क्या लग रहा है आपको, प्लस करूं कि माइनस करूं? तो मैं माइनस करूंगा बच्चे, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2 लाख। और मैं आपको ये कह रहा हूं, मान लो कोई और पॉइंट ना होता तो मेरा रिसीट्स पे पेमेंट आ जाता मेरा। 10 लाख का मैंने सपना लिया, 2 लाख रुपए लोग कह रहे अभी दे देंगे, तो 8 ही पड़ा है जी टेबल पे, तो यही तो है। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनिएगा, मैं पहले एंड की बात करूंगा आपसे। जब साल एंड हुआ तो मैंने कहा अरे भाई 1 लाख रुपए मेरे पास क्या रखा है? एडवांस। क्योंकि जब मैंने देखा यार 10 लाख में से दो तो नहीं है, पर कुछ लोग तो अच्छे हैं, उन्होंने कितने रुपए एडवांस दे रखा है? अब सवाल ये है, क्या ये 1 लाख मैंने इस 10 लाख के अंदर डाला हुआ है? नॉट एट ऑल। क्योंकि ये तो मेरा सपना था, लेकिन हो क्या गया, 1 लाख रुपए लोगों ने फ्यूचर की इनकम मुझे भी दे दी, तो मुझे क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज एडवांस एट द एंड 1 लाख। टेबल पे पड़ा है जी, मैं इस टेबल पे सपना ले रहा था 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख तो उड़ गए थे, दिए ही नहीं, पर 1 लाख तो एडवांस आ रखा है लोगों का, तो कितना हो गया मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट में? 9 लाख रुपए। समझ आया आपको? आगे सुनिएगा, जब मैं बिगिनिंग पे गया, व्हाट डू यू मीन बाय बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, यानी कि जब मेरा साल शुरू हुआ तो मैंने ऑलरेडी लोगों से पैसे लेने थे। कौन से साल के? 21-22 के पहले के? एग्जैक्टली पहले के, 20-21 के, और भाई हो सकता है 17-18 का भी हो, ठीक है? तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब मैंने बिगनिंग फर्स्ट डे जब मैंने देखा, आप मुझे बताइए मैंने मार्केट से कितने रुपए ऑलरेडी लेने? 80,000, ठीक है? एंड आई एम एज्यूमिंग कि वो मुझे मिल चुका, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे सर इस 80 में से इसमें कितना गया, समझ रहे हो आप? हो सकता है ये 80 मिले ही ना होते तो दो के अंदर घुसे होते ही। तो मैं आपको एक एजम्पशन बोल रहा हूं और वो परफेक्ट एजम्पशन है, आई एम एज्यूमिंग इट इज रिसीव्ड, इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं इट इज रिसीव्ड, ईयर बताएंगे आप कौन से में? 21-22। और अगर भाई ये रिसीव हो गया है, तो आप मुझे बता दो मैं क्या करूं, प्लस या माइनस? प्लस करूंगा मैं, क्योंकि इनकम में थोड़ा ना ले रखा मैंने इसको, इनकम तो पिछले साल की थी वो, इस साल का 10 लाख की इनकम थी, पर पुराने लोगों ने नहीं दी, वो उन्होंने और दी थी, तो 80 ऐड ही तो करूंगा बेटे। अब आप मुझे बताइए, एड, सॉरी क्या था ये, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितने रुपए? 80,000। आगे सुनिए, जब मैंने साल शुरू करा तो मेरे पास ऑलरेडी कितने रुपए एडवांस आ गए थे लोगों को? 50। अब ऑलरेडी रिसीव, कौन से साल में रिसीव करूंगा मैंने? अर्लियर। अगर ये करंट ईयर है, तो उससे पहले वाले साल में मैं रिसीव कर चुका,
तो क्या अब ये 50,000 मुझे फिर मिलेंगे? पर क्या ये 50, हाँ क्या, क्या ये ऑलरेडी, क्या मैं कह सकता हूं ये 50 मैंने इनकम में तो ले रखे होंगे, सपना तो लिया होगा मैंने मिलेंगे, पर क्या वो बंदा देगा मुझे? तो अगर भाई 50 दे रखे तेरे को पहले से, प्लस करो या माइनस, एग्जैक्टली। तो आप इसको माइनस करेंगे, दैट इज एडवांस एट द बिगनिंग। कितने रुपए? क्या आंसर आया? 9 लाख। ओ माय गॉड, क्या बेटी, और सर अगर मुझे आउटस्टैंडिंग हो तो मतलब ऐसे ये करने की मिला तो फिर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, वो अभी पहला एग्जाम्पल है, वैसे पता लग जाएगा। अभी आप ना फोकस रखिएगा, अभी आपको लग रहा है समझ आएगा, ठीक है, एक लेवल पे इन्हीं बातों को रिपीट करना है, पर जरा ध्यान से। अब मैं इन चीजों को कुछ लिख रहा हूं और आप जरा विजुअलाइज करिएगा कि हाँ सर मतलब ये निकल रहा है नहीं निकल रहा। क्या मैं आउटस्टैंडिंग को ऐसे बोल सकता हूं? इट इज इनकम ऑफ करंट ईयर, CY स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, नॉट received in, and if it is not received तो इनकम में है तो बाहर निकालो ना इसको फिर। यही तो बात थी कि ये 10 लाख के अंदर तो है, पर रिसीव थोड़ा ना हुआ है मेरे को करंट ईयर, तो बाहर कर दिया था मैंने। एडवांस को क्या बोल सकता हूं? इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, नॉट एन इनकम ऑफ करंट। तो इसका मतलब तेरी इनकम में तो कुछ ही नहीं हुई है, पर तेरे को रिसीव हो गया इसलिए तो ऐड कर हमने इसको वेज। ठीक है, मतलब ऐसा आपको पहले वाला समझ आ चुका है, वो पर मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, उस वर्ड उस अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि ये भाई तेरे को रिसीव हुआ है, बट इट इज नॉट एन इनकम ऑफ करंट ईयर। और आगे भी अगर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इट इज इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो सक्सीडिंग ईयर लिख दूंगा। और जरूरी नहीं है बेटे नेक्स्ट ईयर की हो सकता है 6 साल आगे की इनकम दे दूं मैं आपको, एडवांस दे दूं। तो इट इज इनकम ऑफ सक्सीडिंग ईयर्स। क्यों बोल सकता हूं ना? अगर आपको समझ आ रहा है तो ये बताइए, ये इनकम कब की है? प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इज नॉट द इनकम करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। लेकिन ये रिसीव कब हुई? एग्जैक्ट, रिसीव्ड इन करंट। और इसको क्या बोलूं? दिस इज इनकम ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस। अब मुझे मतलब समझ आना चाहिए, बात ये नहीं है इससे को डिराइव नहीं कर लोगे आप, लेकिन अब इसको लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन आ जाती है तो वर्ड से समझ आ जाती है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अगर तुम्हें कोई एक भी, मान लो पेपर में आप फंस जाते हो, आप नहीं डिराइव कर पा रहे, पर अगर आपको कोई एक भी आता है तो उससे बाकी डिराइव हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हें एक आउटस्टैंडिंग एट दी एंड भी आ रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, यानी कि अगर एंड की एक चीज माइनस हो रही है ना, तो अगली तो एंड की प्लस ही होगी। एंड के दोनों तो माइनस नहीं हो सकते, दोनों प्लस नहीं हो सकते। और अगर तुम्हें आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस पता है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एंड भी प्लस और बिगिनिंग भी प्लस, एंड भी माइनस, साइन तो उल्टे जा रहे हैं। जो चीज क्लोजिंग में हो रहा है उसका ऑपोजिट ही ओपनिंग में हो रहा है। और अगर तुमने आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्लस निकाल दिया, तो आउटस्टैंडिंग आई एम सॉरी एडवांस एट द बिगिनिंग क्या होगा? अगर आपको एक भी पता है और अगर बाय चांस फंस जाए, अब आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे दिमाग लगा रहे थे, सर ने बढ़िया तरीका,
अब आप सोचो कि बाकी सारी बातें छोड़ो, एक याद कर लो, बाकी निकल जाएगा। एग्जाम पर्पस के लिए तो निकल जाएगा, पर आपकी अकाउंटिंग ही तो है भाई। और ये यूज कहाँ कहाँ होएगी, आपका इतना ब्रेन डेवलप होना चाहिए कि कहानी समझ आके प्लस माइनस की। क्लियर है बच्चे? तो अब तो आपको ये तरीका भी पता लग गया। एक क्वेश्चन दू, कर पाओगे सॉल्व? आइए देखते हैं। होमवर्क भी मिलेगा बेटे आपको, होमवर्क बोला आपने। होमवर्क लोगे या अभी कर लोगे? अरे आसान वाला दे रहा हूं, अगर आपने इसको सही दे दिया तो बस होमवर्क भी नहीं दूंगा आपको, आज आप ऐश करिए। ये वीक में बस आप, आज इस वीक में पार्टी है बेटे, आप चिल करिए। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20 रुपए, कैलकुलेशन भी आसान दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15 रुपए, एडवांस एट द बिगिनिंग 30, एडवांस एट द एंड 40। ओ माय गॉड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है। सेम है क्या? 85? चेक कर लूंगी, मुझे पता नहीं। एक तो बात अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, पहले कर लो आराम से, दिमाग कुछ ट्राई करो पहले, फिर बताऊंगा बस, फिर नमस्ते करिए। सर 115 बस आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, अब की बार आपको इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा। कहीं आप सोचो अरे ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, भर दो। ए भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो मिसिंग है। 85 आ रहा है। सर 105 एक सौ 105। ओके, इतना हिंट दे देता हूँ आपको, अब की बार आपको रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है, दिस इज नॉट द सेम। सर कितने रेटिंग पर आता है 85 सॉल्व तो नहीं करा आपने लग रहा है, सर दिमाग में क्या दिमाग एक बार लिख लो एक बार। सर कैसे पेमेंट निकाले हैं इनकम टैक्स नहीं, रिसीट्स एंड गिवन ब्रो, इनकम नहीं फेल क्वेश्चन। तेरे को रिसीव कितना बता दिया मैंने, तेरे को बताना इनकम कितनी है तो 85 देखता है। चलिए, अब की बार स्टेटमेंट इनकम से स्टार्ट नहीं होगी। 115 15, ये तो गलत है, बिना कैलकुलेशन के बता सकते, ये तो नहीं हो सकता। तूने क्या सबको पकड़ के माइनस कर दिया क्या? नहीं नहीं, देखिए एक बार। अच्छा, अब आप समझिएगा, ये नया पैटर्न है, ठीक है। और हालांकि दिमाग जिसका चल जाए, करेक्ट तो आ जाना चाहिए था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप मुझे बताओ, मुझे रिसीव कितना हुआ? 95 लिख देता हूं भाई मैं, अभी तो दिमाग से कोई और आंसर आया था तेरा। सर मैंने वापस से करा मुझे बताओ टेबल पे कितने रुपए पड़ेगा? 100। और अब मैं देख रहा हूं, ओहो, आउटस्टैंडिंग एट दी, पहले मैं आपके लिए, चलो ठीक है, ऐसे बना देता हूँ क्योंकि आपकी आदत अभी वो दिमाग में वैसा है। अब की बार मैं आपको कह रहा हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट में कितने हैं? 100। इनकम में नहीं है, रिसीव करा मैंने 100। और आउटस्टैंडिंग कितना है? 15। एडवांस कितना है? 40। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है मेरा 20, और एडवांस कितना है जी? 30। ये है ना जी कहानी। हाउ मच आई हैव रिसीव्ड? 100। और मुझे निकालना क्या है ले दे के, कि मेरी इनकम कितनी? मैं भाई 100 को इनकम तो, अच्छा एक बात बताओ,
अगर कोई डिफॉल्टर ना हो, किसी ने एडवांस ना दिया होता, तो कह सकता हूं जो रिसीव बाई इनकम। सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये है कि भाई ना कोई डिफॉल्टर ना कोई एडवांस वाला, जितना रिसीव बाई इनकम। पर दिक्कत ये है, समझिएगा अब, आप समझिएगा। नहीं नहीं सुनिए अब, आप टेबल पे टोटल कितना पड़ा हुआ? 100। और मैं कह रहा हूं यार अभी भी 15 रुपए लेने बच रहे हैं। क्यों 15 नहीं लेने आपने? और अब आप मुझे बताइए, मैं इसे प्लस करूं या माइनस करूं? क्या ये मेरी इनकम नहीं है इस साल की? पर क्या आपने इसको गिनती में लिया? क्योंकि टेबल पे ही नहीं आया, उसको गिनती में नहीं ले रहे आप। इनकम की गिनती के लिए तो ले लो। तो आप क्या कर देंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15। यू रिसीव्ड 100 एंड स्टिल टू बी रिसीव्ड इज 15। मान लो और कोई पॉइंट नहीं है। लाइफ में आसान तभी बनती है चीजें। आपको 100 रुपए मिले और कितने बच रहे हैं लेने? 15। तो इनकम तो 115 थी ना आपकी। मुझे बताइए, समझ आया? बहुत ही बेसिक है भाई, मैं आउटस्टैंडिंग एडवांस सिखा रहा हूँ, तो कोई नई बात ही सीख रहे हैं आप। मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे बताइए, आपको साल के एंड में एडवांस कितने का मिल गया? क्या ये 40 से 100 में घुसा हुआ है? बट इज इट योर इनकम? सो यू हैव टू रिड्यूस इट। इसका मतलब माइनस होगा एडवांस एट दी। कहिए साहब, क्लियर है? ओके। अब आप मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि जब साल शुरू हुआ, मैं लोगों से पैसे मांग रहा था, और क्या वो पैसे मुझे मिल गए होंगे? यस। और क्या वो मेरी इनकम है? तो भाई जब मिल गए तो 100 में तो घुसे है वो, पर इनकम नहीं है तुम्हारी ये। इसलिए आप क्या कर देंगे? माइनस एडवांस एट द बिगिनिंग, आई एम सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। समझ आ रहा है ना बच्चे? प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में भी 1 घंटा, उसकी चिंता की बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, ऑलरेडी आपके पास एडवांस था, क्या वो 30 रुपए बंदा दोबारा देगा? पर क्या वो इनकम है? तो ऐड करिए ना, एड एडवांस एट द बिगनिंग। कितना? 85। ठीक है, वो ऐड करा मैंने 30। कितना आंसर आया? और यार क्या कर दिया है तुमने? ओह 85 है। किसका आंसर आया था आपका? आ गया था भाई, इधर आ गया। हाँ गुड, जिनका 85 आ गया था फर्स्ट चांस में, वो चीज सही है। तो अब अगर मैं ले दे के बोलूं, ये दो पैटर्न ही हो सकते हैं। है जी? समझ आ गया? होमवर्क दे दूं ऐसे ही पॉइंट्स कुछ? मेरे को याद नहीं आ रहा बेटे भी। एक पॉइंट लिख लो, कल कौन सा टेस्ट है? आप तब तक फाइनल कर लो, एक क्वेश्चन दे देता हूँ तब तक। होमवर्क नहीं किया ना, तो करिए फिर ये क्वेश्चन। बस एक ये क्वेश्चन कर दो बेटे, अभी कर दो, और बस फिर कोई होमवर्क ले लो। होमवर्क ले लोगे? ठीक है, होमवर्क ले लो। हाँ ठीक है, ये और नहीं दे रहा, ये कर लो। होमवर्क ले लो, बस एक ही क्वेश्चन। ठीक है, हमें इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्लास में ना सब्सक्रिप्शन का लेजर बनना है। नेक्स्ट क्लास की सब्सक्रिप्शन भी रहेगी, पर इतने तक इनपुट, मतलब जितने मैंने एग्जांपल कराया बस वो समझ कर आ जाए। रिसीव सेंटर
क्योंकि बाकी चीजें तो दे रखी है, देखो समझ रहे। तो हमने क्या निकालना है जी, रिसीट्स एंड, ठीक है दोस्त। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनपीओ को फर्दर बढ़ाएंगे। ऐसा हो सकता है कल अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी, बट टाइम आएगा अगर बन रहा होगा तो मैं डाल, वो सीएमए के बच्चों का नहीं होगा, सीए वाले बच्चों का होगा, नया चैप्टर शुरू होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल में से कुछ नहीं, वो सीएमए के साथ ही होगा। तुम्हारा जो अलग से, वो 12 क्लास से अलग से बनता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।